नम नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों अब से पहले मैंने एचसीएफ एलसीएम की आपको 3 से 4 क्लासेस में दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देखी होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2011 में हमसे पूछा गया। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आज की क्लास में मैं बेसिक्स का यूज नहीं करूँगा, यानी कि जो मैं बेसिक पढ़ा चुका हूँ मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम सोल्यूशन की बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना है, 120 है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ भी होता है और संख्याएं भी होती हैं। यानी कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारे क्या है जी, एचसीएफ है, इनमें से कोई एक एचसीएफ है, सॉरी इनमें से कोई एक एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो 120 में नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जी 8 है, हाँ जी 8 तो इसके अंदर है, 12 है, 12 भी इसके अंदर है, 12 है, 24 है, 24 भी 120 में आता है, लेकिन 35 नहीं आता, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक किसान के पास 945 गायें हैं, 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पे झुंड बड़े से बड़ा रखना है, मुझे झुंड बड़े से बड़ा रखना है। यानी कि मैंने कहा कि भाई मुझे एक बार गाय को निकालना है और एक बार भेड़ों को निकालना है। लेकिन जब यहाँ पे बात को समझना, जब यहाँ पे गाय निकले तो ये जो भी इनके झुंड होंगे तो ये कैसे होने चाहिए, एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा, यानी कि बड़े से बड़ा झुंड होने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पशु होने चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर गाय का झुंड निकल रहा है तो उसमें भेड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भेड़ निकले तो उसमें गाय नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो 945 और 2475 को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो ऐसी क्या हो सकती है, उनका एचसीएफ हो सकती है। चलिए उनका एचसीएफ देखते हैं। पहले झुंड में कितनी गाय मैक्सिमम हो सकती है और कितनी भेड़ें हो सकती है, वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिटेल में करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। ये आपका एनडीसी 2011 में पूछा गया सवाल है। अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर मेरे पास ये 945 है और ये 2475 है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो देखो दोनों में मुझे 9 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दोनों संख्या में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो 9 को बाहर निकालते हैं तो एचसीएफ में 9 आएगा, यानी कि 105। और इसमें से 9 बाहर निकालेंगे तो 9 दूने 9 सत्ते, ठीक है, और 9 पंजे, यानी कि 275। अभी दोनों में मुझे 5 और दिखाई दे रहा है। 5 और दिखाई देने का मतलब हुआ कि यहाँ से 5 निकालते हैं तो 5 मेरे एचसीएफ में आ जाएगा, ये 21 आएगा, 5 यहाँ निकालेंगे तो 55 आएगा। अब देखो 55 और 21 इन दोनों में कोई और संख्या कॉमन नहीं है, तो जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। 45 कहाँ पे है कि सी में है। अगर आप डिटेल में भी इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही ऑप्शन में क्या है, 45 है। तो इसको मैं क्या कर लूंगा, आंसर मार्क कर लूंगा। और अगर आप और ज्यादा डिटेल में करना चाह रहे हो तो भाई ऐसे कर सकते हो। आप देखिए जरा एक बार, क्योंकि एक झुंड में कितने 45 पशु होने वाले हैं। एक झुंड में अगर 45 पशु होंगे तो गाय कितनी है हमारे पास, 945। तो कितने झुंड बनेंगे, यहाँ पे कितने ग्रुप बनेंगे, 945 को 45 से डिवाइड करेंगे, 45 दूने 45 से 45 कितने, 21 ग्रुप तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएंगे आपके। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई हमारे पास भेड़ें कितनी है, 2475 है, 2475 है। इसको अगर मैं 45 से डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले तो अगर मैं 9 से काटूं तो ये 5 आ जाएगा, और 9 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका 275, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 55। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 और 55 कितना आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम में होऊंगा दोस्तों तो मैं ऐसे नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको एग्जाम का सोल्यूशन बताता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जानवर मुझे एक झुंड में रखने हैं। तो इसका मतलब है मुझे एचसीएफ की जरूरत है। अब एचसीएफ निकालना मुझे, मैं देख रहा हूँ कि दोनों में क्या आ रहा है, बात को बहुत ध्यान से देखना। ये दोनों मेरे 9 से कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एचसीएफ में 9 तो जाएगा ही जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 9 किस में है, अब मैं देख रहा हूँ कि 9 इसमें नहीं, इसमें 9 है, यहाँ पे ये 9 है, और इसमें भी 9 नहीं है, इसमें 9 है, 9 पंजे 45। लेकिन आप एक चीज देखिए, मेरा जो एचसीएफ होगा 9 तो होगा ही होगा, लेकिन ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, वो 5 से भी कटेगा। 5 किस में है जी, 9 के साथ, यहाँ तो 5 है जी, इसको काट देंगे, ये आंसर मार्क कर देंगे। बात आगे समझ में, क्योंकि यहाँ 9 के साथ 5 भी एग्जिस्ट करता है 45 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y तथा उनका एचसीएफ, ये एचसीएफ दिया है यहाँ पे z, तथा उनका एचसीएफ कितना z है, तो उनका एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा उनका। बात आ गई समझ में। अब देखिए मैंने आपको बेसिक क्लास में ये बताया था कि h और ये जो a अनुपात b होता है,
अगर इन सब के हम आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल जाता है, हमारा एलसीएम निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ की जगह तो हम जेड रख देंगे और ए और बी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स इंटू वाई रख देंगे, बराबर क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी होगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये 2014 एलडीसी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है दोस्तों, मैं इसके आपको फिर से एक आपको डिटेल में बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जैसे हमें एग्जाम में ये करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें बताना है 12, 18, 21 और 32। 12, 18, 21 और 32। ठीक है, 4000, 5000 के बीच में एक ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि जी एलसीएम कितना है जी 32 यानी कि 32 है। ठीक है, इसके बाद मैं कहूंगा जी बात तो समझना है कि 21 है 21 है, क्या 21 32 में आ गया। अब 21 किससे बना है जी, 3 और 7 से, ना 32 में 3 है ना 7 है, इसका मतलब है कि 21 मुझे एलसीएम में लेना पड़ेगा। अब 18 देखते हैं, 18 किससे बना है दोस्तों, 9 और 2 से। अगर देखा जाए तो इसमें 3 है, 9 तो नहीं है, 3 है इसके अंदर और 2 इसके अंदर आ गया। अभी एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी तो मैंने वो 3 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आगे देखिए 12, क्या 12 इसके अंदर है जी, 12 किससे बना है, 4 और 3 से। अब 3 यहाँ आ गया, 4 इसके अंदर आ गया, यानी कि 12 इसके अंदर एग्जिस्ट हो चुका है। तो मैं कहूँगा जी आपसे, अभी आ जाएगा आपका 32 के कितना हो जाएगा आपका 96 इंटू कितना हो जाएगा 21, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 9 एकम 9, ये 12 में हो जाएगा 21, 21 का मतलब हो जाएगा 210 यानी कि 216, 9 दूनी 18 यानी कि 2016। और इसकी देखो अभी हमें बताना है संख्या, देखो ध्यान से 4000 और 5000 के बीच में भी जो एलसीएम आया है हमारा वो 2000 के आसपास है। मुझे जाना है 4 और 5 के बीच में, तो क्या करेंगे, इसकी 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4032 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 4032, यानी कि सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में ये सवाल कैसे करना है, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, आपका फोकस सिर्फ मेरे मार्कर पे होना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, मुझे ये नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि मेरा जो एलसीएम होगा, ठीक है, अब ये जो संख्याएं होंगी इस एलसीएम से कट रही होंगी, क्योंकि ये सब 12, 18, 21 और 32 से क्या है, डिविजिबल होगी। जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा इनमें से आंसर होगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, वो मेरा इन सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये देख पा रहा हूँ कि भाई 32 है 32 और 32 में क्या आता है जी, 4 आता है। अब 4 देख लेते हैं किसी में जी, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं तो 4 से कट ही नहीं रही जी। ये देखो 12 में 32 है, 32 यानी कि बाद के 2 अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से मेरी कट जाएगी, तो यानी कि ये वाली संख्या मेरी 4 से कट जाएगी। 23 है बाद में, देखो ये 4 से नहीं कटेगी, 0 3 है ये भी नहीं कटेगी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, यानी कि आप बिना पेन उठाए आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दम है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने कहा जी 1.5 मीटर 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। देखो दोस्तों, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी कि जब हम इसके हिस्से कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई हिस्सा शेष ना बचे, बराबर हिस्से कटे, इसके भी बराबर कटे इससे। ठीक है, अब ऐसी संख्या क्या हो सकती है जी, ऐसी संख्या तो इनका एचसीएफ होगी। बात समझ में आ गई। अब एचसीएफ क्या होगा देख लेते हैं। अब 1.5 मीटर क्या 0.13 इसको काटेगा, नहीं जी, ये मेरा आंसर नहीं है। 26 मीटर ये तो वैसे इनसे बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ तो संख्या से वैसे भी छोटा ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं 0.3 ये इनको डिवाइड करना जी, 1.5 को भी डिवाइड करेगा, 1.2 को भी डिवाइड करेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2017 एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों ये है। देखिए एक इलेक्ट्रिक यंत्र है जो प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड में ये जलते हैं, बजते हैं या जलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है ना, हाँ ठीक है, बजते हैं। ठीक है, यानी कि 48 सेकंड के बाद, एक 72 सेकंड के बाद, एक जो है 108 सेकंड के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका अंतराल, इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो इस प्रकार की है। पहला 48 सेकंड है इस प्रकार से, ठीक है, दूसरा और ज्यादा टाइम लेता है यानी कि इस प्रकार से, ऐसे।
तीसरा इससे भी ज्यादा टाइम लेता है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इन्होंने शुरुआत में कोई एक टाइम रहा था जब ये एक साथ बजे थे। अब इनका जो टाइम इंटरवल है वो एक ऐसी संख्या होगी, बात को जरा समझना, एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि जब ये एक साथ फिर से बजना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक साथ फिर बजेंगे ये, तो एक ऐसा टाइम इंटरवल होगा जो आपकी इस वाली यहां से लेके ये जो संख्या आपकी आ रही है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ऐसा टाइम इंटरवल क्या हो सकता है कि जो 48 से भी कटे, यानी कि इंटरवल से भी कटे, 72 से भी कट जाए और 108 से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसा होगा इनकी संख्या, इनका एलसीएम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक बार। अब मुझे चाहिए इनका एलसीएम, तो जी मैंने मान लिया कि 48, 72 और 108, यानी कि इनका जो एलसीएम है मैंने 108 ही मान लिया। अब 72 किससे बनता है, 36 और 2 से बनता है, 36 गुने 36 तो इसके अंदर आ गया, लेकिन 2 नहीं आया, तो 2 मैंने यहाँ ले लिया थी। बात आ गई यहाँ तक समझ में। इसके बाद मैं देखता हूँ क्या 48, 48 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है जी, देख लेते हैं जी एक बार। अब 48 में क्या क्या आता है, बात को समझना जी। 48 किससे बना है मेरा, 12 और 4 से। अब देखो 12 तो इसके अंदर आ चुका है, बात आ गई समझ में। इसके बाद बचा 4 में भी देखो 1 2 यहाँ आ गया, बचा 1 2 मैंने यहाँ ले लिया। बात क्लियर है, तो मैं आपसे कहूंगा जी 108 दूने और फिर दूने करेंगे तो 108 गुना 4 यानी कि 432 आपका जो है 432 सेकंड, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। पर अगर मुझे 432 सेकंड है मेरे पास, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा जी 42, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये दोबारा से बजेगी। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद कहां पे है जी 7 मिनट 12 सेकंड, ये रहा, ए ऑप्शन में है, इसको मार्क कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार समूह, ये समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, यानी कि सेना का कोई जनरल है जो 36,562 सैनिक उसके पास है। ठीक है, वो उनसे एक वर्गाकार समूह की रचना करना चाह रहा है, पर उसमें से जब एक वर्ग बन चुका है तो कुछ सैनिक बच गए, तो बताना है कि वे सैनिक बचे हुए जो सैनिक है उनकी संख्या कितनी है। अब मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी आपको दोस्तों, ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं उसको। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले यहाँ 2 चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जैसे 5 गुना 5 ये कितना हो गया 25, यानी कि एक ऐसी संख्या जो किसी समान 2 अंकों से बनी हो या 2 संख्या से बनी हो। ठीक है, जैसे आपका 3 गुना 3 तो ये क्या होगा 9 किससे बना है, 2 बार 3 से बना है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या की 2 विशेषताएं आपको बता रहा हूं। पहली विशेषता तो क्या होगी, बात को जरा समझना। अब मैं ये देखता हूं कि भाई जैसे मान के चलिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट प्लेस का मतलब हो गया आपका पहला, क्या क्या हो सकता है मैं देखता हूं, क्या 0 हो सकता है, नहीं जी, डबल 0 होगा। ठीक है, खाली 0 एक 0 नहीं होगा। ठीक है, क्या 1 हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है वो 1 हो सकता है जी, देखते हैं 1 तो हो सकता है, जैसे 11 का वर्ग करते हैं 121 हो जाएगा। क्या 2 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। 5 हो सकता है, हो सकता है। क्या 6 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 हो सकता है, ये भी हो सकता है, सॉरी 7 नहीं हो सकता। 8 ये भी नहीं हो सकता। 9 हो सकता है, आज ही 9 हो सकता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आप इनको लिख लीजिएगा कि कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका यूनिट प्लेस जो होता है या तो डबल 0 होगा या 1 4 5 6 9। बात आ गई समझ में। अब दूसरी प्रॉपर्टी और समझिएगा, यहाँ एक प्रॉपर्टी और समझिएगा। ठीक है, जैसे है 1 2 3 4 और फिर मैंने लिखा लास्ट में आपका 24, आगे मैंने लिखा 25 और ये लिखा मैंने 26। अगर मैं 1 का वर्ग करता हूं तो मुझे मिलेगा 01 04 09। यहाँ देखिए 24 का करेंगे तो मुझे मिलेगा 576, 25 का ये करेंगे तो वर्ग करेंगे तो इसका मिलेगा मुझे 625, ये मिलेगा मुझे 676। दोस्तों मैंने कल भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि कल वाली क्लास में, बात को बहुत ध्यान से समझना, कि जब हम 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो जो बाद के 2 अंक होते हैं, बाद के 2 अंक, ये बाद के 2 अंक जो होते हैं
ये 25 के बाद से क्या होता है, रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये देखो ये यहाँ पे 625 लिखा है, इसके बाद दिन क्या है 25 है, यानी कि ये 15 में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 15 का वर्ग क्या होता है 225। अब देखो ये 76 है, तो ये देखो यहाँ पे 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो यानी कि इसके बाद जितने भी दो अंक होते हैं आपके, ये 24 तक की संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो उन्हीं में से किसी एक का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। क्लियर है बात इतनी? अब इन्हीं दो प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई जो अब सैनिकों की कुछ संख्या बच गई, यानी कि उसे घटाने के बाद जो बचेगा मेरा वो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी, यानी कि मैं कहूंगा 36,562 मैंने यहाँ लिया। अब मैं यहाँ अगर 36 को इसमें से माइनस करता हूँ तो 12 में से 6 गया 6, ये बचा 2, 26। अब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि घटाने के बाद जो दो अंक मेरे लास्ट के आएंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे मेरे, वो क्या होंगे 26। और 1 से लेके 24 तक जब हम वर्ग करते हैं संख्याओं का, तो किसी भी संख्या में लास्ट में 26 नहीं आता। ठीक है, आगे देखिएगा। अब मैंने कहा दिया, देखो 36,562 है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें से 36,562 है, इसमें से अगर मैं किसको 65 को माइनस करता हूं तो मैं कहूंगा जी 65 को 12 में से 5 गए 7 तो यूनिट प्लेस ही एक ऐसा अंक आ गया कि किसी भी बाद में जो भी हमारा यहाँ बचेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 7 अगर उसका यूनिट प्लेस है तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे 81 लिखा, अगर मैं यहाँ 81 लिखता हूँ तो ये बचेगा 1 को, ये बचेगा 81। देखो 81 ये तो मेरे बाद के दोनों अंक हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब एक बार 97 नोट चेक कर लेते हैं जी। 36,562 और 97 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 12 में से 7 के कितने बचे 5। और दोस्तों अगर यहाँ देखते हैं हम तो यहाँ 15 से लोग 6, यानी कि 65 65 भी 1 से लेके 24 तक का जब हम वर्ग करते हैं तो किसी भी संख्या के लास्ट में 2 नहीं आएगा, यानी कि 65 नहीं आएगा, बाद के 2 अंक। क्लियर है? बाद के 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पे हमें किसी भी संख्या में नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मैं इसको भी काट दूंगा और ये मेरा आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसने कहा कि भी दो संख्याओं का एक्सेप्ट कितना 21 है, तो दो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? एक तो हो जाएगी 21A और एक हो जाएगी 21B। मैंने कहा था कि जब भी मैं आपसे बात करूं A अनुपात B की, तो इसका मतलब है कि जहां पे मैंने A और B का जिक्र कर दिया, इसका मतलब होगा कि A और B क्या होगा, उन दो संख्याओं का रेशियो होगा। और अगर मैं एक्सेप्ट से गुणा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी मुझे? संख्या मिल जाएगी। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी कि दोनों की गुणा किसके बराबर है दोस्तों? किसके बराबर होती है? उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होती है। HCF तो मुझे पता है 21 है, LCM क्या है? इसी का 221 गुणा है, 221 टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 21 इंटू कितना हो जाएगा 221। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, 21 से 21 दो बार है, दो बार तो गया, बच्चा क्या मेरे पास AB बराबर हो जाएगा 221। अब अगर मैं इसे A अनुपात B की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि A अनुपात B मेरा क्या क्या हो सकता है। अब A अनुपात B देखिएगा, एक तो हो सकता है 221 अनुपात 1, ये मेरा अनुपात हो सकता है उन संख्याओं का। पर अगर मैं यहाँ संख्याएं निकालता हूँ तो गौर से देखिएगा, पहली संख्या देखिए 21 से कम 21, बात आगे समझ में, एक तो 2 अंकों की आ गई दोस्तों। और अगर मैं 21 की यहाँ 221 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप 20 में करके देखो, ये 4000 के आसपास जाएगी आपकी। इसका मतलब है कि हमें संख्या कैसी चाहिए? 200 और 300 के बीच में। तो इसका मतलब ये तो उन संख्या का रेशियो नहीं है। अगर मैं दूसरे रेशियो की बात करूं तो देखो इसमें क्या आ जाएगा 13 इंटू कितना आ जाएगा 17। ठीक है, एक हमारा ये रेशियो बनेगा, यानी कि अगर मैं 21 की मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली संख्या मेरी क्या बनेगी? 21 3 63 बचा 6, 21 से कम 21 6 कितना आ गया 273। देखो इसकी डिमांड थी कि 200 और 300 के बीच में संख्या होनी चाहिए, तो एक हमारी 200 300 के बीच में आ गई। और अगर मैं दूसरी संख्या निकालता हूं तो मैं कहूंगा जी 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147। बात समझ में आ रही है आपको? और 21 से बचा 14 हम कैरी कर लेंगे, 21 सत्ते 147, 14 को हम कैरी कर लेंगे, तो 21 से कम 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 357। लेकिन हमें बताना है इस वाली का नहीं, इस दूसरे वाली का हमें क्या बताना है? अंकों का योग बताना है। तो 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा जी 15, यानी कि 15। इनका योग कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आगे देखिए,
ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बताना है कि उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, यदि विभाजन विधि के द्वारा यानी कि डिवीजन मेथड के द्वारा हमने एक एचसीएफ निकाला है दोस्तों, डिवीजन मेथड के द्वारा हम जो एचसीएफ निकालते हैं, जो डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं वो आप सब जानते हो, चौथी पांचवी क्लास में आ जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिवीजन मेथड ये होता है, जैसे मान के चलो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, हमने ए को बी से बी को ए से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे मान के चलो कि भाई भागफल कितना है, पहले वाला एक, तो यहाँ मान के चलो हमारा आ गया सी, अब कुछ हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ यानी कि डी बचा हुआ, फिर ए को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और दूसरे वाला जो इन्होंने क्वोशेंट दिया है वो दिया है 11 यानी कि 11 है। इसके बाद यहाँ पे मान के चलो हमारा ई टाइम्स मतलब ई यहाँ पे आया होगा। इसके बाद अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ एफ आएगा, और एफ का मतलब होगा कि डी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज आप दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में क्या है, हमारा क्वोशेंट 2 है, लेकिन यहाँ पे अब आपका डी बचेगा, क्योंकि हमारे जो क्वोशेंट है जो भागफल है 3 ही है। 3 का मतलब है यहाँ पे जाके मेरी संख्या पूर्ण रूप से क्या है, डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी ये मेरा एचसीएफ आया होगा। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, यानी कि ये तो मेरा आ गया क्रॉस हो गया, यानी कि यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। फिर इसमें ये भी कहा कि जो अंतिम भाग है यानी कि लास्ट का जो डिवाइजर है वो कितना है, 17 है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यानी कि f की जगह मैं क्या रखूंगा, 17 रखूंगा। तो अगर मैं कहूँ 17 दूनी 34, तो ये जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 34 आ जाएगा। अगर ये 34 है तो मैं यहाँ रखता हूँ d का वैल्यू कितना, 34। अब देखो 34 के हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में। 11 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, देखो यानी कि अगर मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालना चाहूँ तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 34 गुना 11, और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था ये प्लस कितना कर देंगे, 17। और मैं कहूंगा जी ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 3 4 7 और ये 3 374 प्लस कर देंगे 17 374 और 17 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 391। इसका मतलब सीधा से ये हो गया कि जो हमारा a का वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 391। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब आगे समझना, ये 391 हो गया। अब मुझे निकालना है b का वैल्यू। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी हम, अब b का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा जी, b का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 351 की, अब देखिए यहाँ कितना बचा था हमारा, 34 बचा था, ये कितना है, 1 है, तो इसकी गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 391 गुणा 1 और प्लस कितना कर देंगे जी, यहाँ पे प्लस कर देंगे 34। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया जी 391 और इसमें हम कितना जोड़ देंगे 34, यानी कि 4 कितना आ जाएगा ये आपका 5। ठीक है, और 9 3 12 और तीनों ने कितना आ गया जी 4, यानी कि 425। इसका मतलब ये हुआ कि जो b का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है वो कितना है, 425, और a का वैल्यू दोस्तों हमने कितना निकाला है, 391। अब इसने पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग। अगर हम योग निकालते हैं यहाँ पे तो मैं कहूंगा जी 425 और प्लस कितना हो जाएगा 391, यानी कि 5 और 1 हो जाएगा 6, 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 16 किसमें थी लास्ट में, 1 में ही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो आपका हुआ डिटेल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जाम का सॉल्यूशन बताऊंगा, इतना तामझाम नहीं करना आपको, क्योंकि इनमें तो कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, और जब जल्दबाजी में होता है, जब दिमाग पे प्रेशर होता है घड़ी का एग्जाम में, ठीक है, तो गलतियां होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा अब आपको ये एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार वीडियो को पीछे ले जाके थोड़ा सा इसको एक बार रिविजन करें, रिपीट करें सवाल को, इसको रिवाइज करें। ठीक है, अब आगे देखिए इसका एक दूसरा मेथड। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब मैं करूंगा तो यही वाला काम, लेकिन इसी को मैं दूसरे तरीके से करूंगा, ध्यान से समझना दोस्तों। पहली चीज देखिए, जितने भी हमारे पास ये क्वोशेंट होते हैं इनको आप लिख लीजिए, 1 11 और ये 2, और जो लास्ट का डिवाइजर है इसको भी लिख लीजिए आप इसके नीचे, यानी कि 17। बात समझ गए? अब ध्यान से समझना जी। अब यहाँ लिखना है आपको 0। ठीक है, अब इसकी देखो इस प्रकार से, इसके साथ होगी इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ यहाँ पे प्लस करना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको करना है प्लस और ये आपको करनी है मल्टीप्लाई। 17 दूनी 34, 34 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 34 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, गुणा और यहाँ पे क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। ठीक है, 34 के मैं 11 में गुणा करता हूँ तो 340 और इसमें 34 जोड़ देंगे 374 और 17 जोड़ देंगे तो 391। क्लियर है दोस्तों?
और फिर से अब यहाँ पे करेंगे 391 की इसमें गुणा करेंगे और इसको हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 425। क्लियर है। अभी जो बाद की जो आपकी दो संख्या ये हमारी 2 आ जाती है, ठीक है। अगर वो 3 कहेगा तो ये 3 संख्या हो जाएगी। कल को अगर 3 संख्या कहते हैं तो बाद की जो संख्या यहाँ से गिननी शुरू करेंगे, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अगर 3 कहेगा कभी एग्जाम में तो तीसरी गिन लेंगे, बाकी यहाँ 3 नहीं है, 2 संख्या है, तो इन दोनों का हमने क्या करना है भाई, जोड़ कर देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, जो कितना बैठेगा आपका 816 बैठेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।